हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, ये शून्य पीसीएस परिवार का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों की, हर वो एस्पिरेंट जो इस बार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको एक कह सकते हैं अपनी छोटी सी हेल्प है, हमारी तरफ से हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि हर वो सीरियस एस्पिरेंट जो इस बार सपना देख रहा है कि वो बीपीएससी परीक्षा को पास कर सकेगा या पास कर लेगा, उसमें हमारा एक कंट्रीब्यूशन है कि आप इस लेक्चर सीरीज से अगर जुड़े रहेंगे, तो आपको आपके इस वर्ष के होने वाले एग्जामिनेशन में हमारी तरफ से एक कह सकता हूँ हेल्प और असिस्टेंस मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है कह सकता हूँ मैं इम्पैक्टफुल रहेगी और बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव भी रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, अब तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है, इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में हमने पार्ट 4A तक कंप्लीट कर लिया। दैट इज वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। उसके बाद हमने पार्ट 2 को फिनिश किया है। पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप से कनेक्टेड है। दैट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप। इसी के बाद हमने पार्ट 3 शुरू किया था। पार्ट 3 जो है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है इसमें। इसके बाद हमने पार्ट 4 की बात की है और पार्ट 4 में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर जो है चर्चा की थी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद हमने पार्ट 4A को कंप्लीट किया था, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को अगर हम ध्यान में रखें, दैट इज फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो 5 पार्ट हैं, और इसके साथ-साथ हमने जो है प्रिएम्बल का भी टॉपिक कवर कर लिया है और अलोंग विद दैट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सो अब तक जो जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की भी क्लास हो गई है, तो दैट मीन्स कीपिंग इन व्यू ऑल द लेक्चर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स का जो इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है, उसका कम से कम आपने जो है 50% जो है कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स यहीं से जो है 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑलरेडी आपका हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात ये उठती है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? सो अब जो है आपको जो है वी यू नीड टू इंश्योर दैट कि अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट 50% को बहुत क्लियरली जो है उसको जो है सीरियसली देखना है। उसको हमें क्या करना है कि इसको क्लियर करना है। दैट इज 50% तो काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, रेस्ट जो 50% बचा हुआ है उसके ऊपर हमें अब बात करना है। अब रेस्ट 50% में अगर हम बात करें, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद जो हो जाता है, दैट इज पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें भाग 5 के ऊपर बात करनी है। भाग 5 कहने का मतलब क्या हुआ? द यूनियन। अगर आप इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5 को देखोगे, तो पार्ट 5 का मतलब क्या है? पार्ट 5 का हेडिंग है द यूनियन। अब देखिए, द यूनियन को अगर आप जब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि द यूनियन में क्या-क्या टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कह सकते हैं पोजीशन है या उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके। उसके बाद हमारा जो है वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है, दैट इज उपराष्ट्रपति का जो प्रोविजन है उसके ऊपर हमें बात करना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, क्या हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और ठीक इसी प्रकार हमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी बात करना है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये आजकल कह सकते हैं या हाल फिलहाल में जो आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद जो है हम जो क्या करेंगे, अपना ये अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक जो है उसको हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे, तो यहां पर आर्टिकल 52 आपको जो है, व्हेन यू रीड आर्टिकल 52,
तो आर्टिकल 52 साफ-साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दैट मीन्स देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के लिए जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है, वो कौन-सा है? आर्टिकल 52। मैंने आपको जब इनिशियल क्लास लिया था, तो हमने कहा था कि इंडियन पॉलिटी के जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, दैट इज़ इस टॉपिक के ऊपर या इस प्रश्न पत्र में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन सिंपल किनके लिए होते हैं? जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत सिंपल होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके कह सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, वही सीधा-सा प्रश्न, आसान-सा प्रश्न आपके लिए क्या है, डिफिकल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 52 दैट इज़ अनुच्छेद 52 जो है, साफ-साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी इन्फॉर्मेशन को एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ एसोसिएटेड विद द पोस्ट ऑफ प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमें मालूम है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसको जो है हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन की भी उपाधि जाती है, दैट इज द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी विद्यार्थी, आप सभी एस्पिरेंट्स। ओके, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है ही इज पार्ट ऑफ द यूनियन। यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये जो है क्या है, ही का यहाँ पर मतलब क्या है, प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये भी आपको फैक्ट जो है, इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ यूनियन, और दैट इज ही इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अलावा इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का और कौन कौन कंपोनेंट है? तो इसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उसके अलावा प्रधानमंत्री है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दैट मीन्स इसी टॉपिक को या इसी इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो निम्नलिखित में से कौन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है? तो वहां पर जो ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, उन उन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है गवर्नर का दे दिया जाए। तो जैसे ही गवर्नर का आपको आएगा, तो दैट मीन्स आपको ये समझ जाना है कि गवर्नर जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन कौन है? पहला तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत का प्रधानमंत्री दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोर्थ इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फिफ्थ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पांच लोग ही यूनियन एग्जीक्यूटिव के क्या है, हिस्से हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं बार बार इस बात को अपने लेक्चर्स के माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि अ, जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं और आपको वहां पर अननेसेसरी जो है आप वहां पर गैस करते हैं। कई बार वो सवाल आपका गलत हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर रखिए। अब यहां पर जैसे मैंने आपसे कह दिया कौन हिस्सा है या कौन हिस्सा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा जब व्हेन यू नो दैट कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में केवल और केवल 5 लोग होते हैं, ठीक है? अब यहां पर मसला आता है कि भाई हमने बात कर ली प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? ठीक है? अब यहां पर जब हम इलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है। आर्टिकल 54 इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब आप आर्टिकल 54 को पढ़ोगे तो क्या कहता है, हेडिंग उसकी कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन का जो कह सकते हैं प्रोविजन है वो कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल 54 में मेंशन्ड है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जब आर्टिकल 54 को आप पढ़ते हो तो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने क्या कहा है, इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे एक तो क्या है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा, तो बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन। अब जैसे यहीं पर कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि जैसे इलेक्शन जो है, इलेक्शन की जब आप बात करते हो, चुनाव की बात करते हो, चुनाव की प्रक्रिया को हम दो वर्गों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन का जो एग्जांपल है, जैसे कि क्या है, हम अपने एमएलए और एमपीज को इलेक्ट करते हैं।
तो जैसे मान लीजिए 2024 में जब आपका लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करेंगे, डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा जिसको भी वोट मिलेगा, ही विल बी कॉल्ड एज कि ही हैज बीन डायरेक्टली इलेक्टेड। दूसरा फॉर्मेट क्या है, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब क्या है कि हम सीधे एज अ सिटीजंस वी डोंट पार्टिसिपेट, बट हम जिन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं या हम जिन एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, वो उस इलेक्शन के कंपोनेंट होते हैं। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन। तो बेसिकली जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन है वो क्या है, दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। दैट मींस सिटीजंस डोंट पार्टिसिपेट। यहाँ पर देखिए लिखा है नो डायरेक्ट इलेक्शन। नो डायरेक्ट इलेक्शन का कहने का मतलब क्या है कि जो नागरिक हैं देश के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो फिर कौन करते हैं, तो उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन होंगे, इन दिस इलेक्टोरल कॉलेज ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर देयर। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दैट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स की हम बात नहीं करेंगे, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को स्थान नहीं दिया जाएगा। दैट मींस उनमें क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर्स इसके कंपोनेंट रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इसके कंपोनेंट होते हैं। और यहाँ पे अपवाद जान लीजिएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी है और आपका दिल्ली है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो कहां मेंशन्ड है, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि भाई जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसका हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से उसका चुनाव करेंगे। और उसके इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करने वाले हैं। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो दैट मींस यूनियन टेरिटरी में केवल और केवल दिल्ली और पुडुचेरी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी में कई बार जो है किसी भी टॉपिक से, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनसे रिलेटेड कई बार जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो पहले जो भारत के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, एंड ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस एज प्रेसिडेंट। तो इनको सौभाग्य मिला कि लगातार इन्होंने जो कह सकते हैं 2 टर्म्स इसको जो है सर्व किया था, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इनके साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है जाकिर हुसैन का नाम आता है, इंपॉर्टेंट क्यों आता है, जाकिर हुसैन वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज पास्ड अवे इन ऑफिस। ऐसा प्रेसिडेंट भारत का जो प्रेसिडेंशियल शिप में, या व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ही डाइड, तो उसमें क्या है, जाकिर हुसैन का नाम आता है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ही डाइड। जब वो भारत के प्रेसिडेंट थे, उसी समय उनकी जो है डेथ हो गई थी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग भी थे, और इनका जो है, तो ये ध्यान में रखना, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वी के गिरी हैं, ठीक है। वी के गिरी हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनके नाम पर भी क्या है, ही आल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फॉर अ शॉर्टेस्ट टर्म। अब क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप जो है क्या करिए, कार्यवाहक प्रेसिडेंट के तौर पे काम करिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ड्यूरिंग द नीड ही कैन आल्सो एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वी के गिरी के पास भी रिकॉर्ड है, ही इज आल्सो नोन दैट ही हैज सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ शॉर्टेस्ट टर्म ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की डेथ की वजह से और नेक्स्ट प्रेसिडेंट के चुनाव के बीच में जो टेन्योर था, उसमें जो है वी के गिरी साहब जो है, उन्होंने जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था, ठीक है। अ, इसके बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद हैं। ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस। इनकी भी डेथ कब हुई थी, ही इज द सेकंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस। जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उसी समय इनकी डेथ हो गई थी, ओके। इसके बाद जो है नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पर इंफॉर्मेशन है कि ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भारत के इतिहास में कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। ओके। सबसे पहली कह सकते हैं विमेन प्रेसिडेंट हमारे सामने कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है। एट प्रेजेंट वी हैव द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, एंड शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान में रखना है इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड शी इज, उनका नंबर क्या है? 15th है, 15वीं है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड है, उसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई जो इलेक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है कि भाई भारत के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है? इलेक्टोरल कॉलेज में केवल इलेक्टेड मेंबर रहते हैं। तो राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी की जो कह सकते हैं असेंबली है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ में साथ यहां पर ध्यान रखना है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेशन की पोस्ट है। दैट मींस 2 मेंबर्स जो हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, दे आल्सो डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं भी करता है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे कि भाई, अब हमने बात कर ली कि भाई प्रेसिडेंट की इलेक्शन की हमने बात कर ली कि भाई आर्टिकल 54 कह रहा है कि भारत का जो इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसमें कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन है। कि मान लीजिए सपोज दैट कि आई वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आर्टिकल 58 टेल्स यू अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस बात को ध्यान में रखना है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपको राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टिसिपेट करना है तो पहली क्वालिफिकेशन है कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। कम से कम जो आपकी आयु है वो क्या है? 35 इयर्स होनी चाहिए। और उसके साथ क्या है कि आपके पास क्या है? यू शुड बी क्वालिफाइड और यू शुड हैव ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यहां पर ध्यान में रखिएगा, लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो सब कुछ आपके पास होनी चाहिए। यहां मैं बार बार कह रहा हूं लोकसभा, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द राज्यसभा, आई एम नॉट टेकिंग द टर्म मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर आर्टिकल 58 बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि आपके पास लोकसभा की सदस्यता के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी की सभी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। कई बार जो है एग्जामिनर इस पॉइंट पर आपको क्या करते हैं? फंसाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने की या राज्यसभा की। तो यहाँ पर आर्टिकल 58 बहुत क्लियर कट बोलता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास क्या होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। और उसके पास क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट, द पर्सन हु वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बता दूं कि इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। संविधान में कहीं पर भी इसको जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ओके। अब हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। प्रिलिमिनरी प्रीवियस ईयर में आपने सवाल देखा है ऑलरेडी, बीपीएससी ने यहां पर सवाल पूछा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। कार्यकाल के ऊपर बात हो रही है। कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है कि 5 इयर्स का जो है नॉर्मल जो है इसका कार्यकाल होता है। जनरली जो है प्रेसिडेंट जो है ही विल होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट का टर्म क्या है? 5 इयर्स का। अब देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कई बार जो है आर्टिकल वाइज भी पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड, दैट इज टर्म से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है?
आर्टिकल 56 आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जो भी भारत का प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो केवल और केवल 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बना रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, री इलेक्शन का बात आता है कि क्या आप एक बार जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं तो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो यहां पर यस, यू कैन बी री इलेक्टेड। एक बार आप प्रेसिडेंट बने, दोबारा बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं। तो यहां पर जो री इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है दैट इज आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है कि भाई आप जो है जब तक चाहें, जब तक आप इस इलेक्शन को विन करेंगे तब तक आप जो है भारत के जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दैट मीन्स एक बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं। दैट इज देयर इज नो फिक्स टेन्योर कि भाई भारत में प्रेसिडेंट केवल 2 बार बनेंगे। जैसे कि अमेरिका की बात करें हम, जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिकी संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार, ओनली 2 टर्म्स जो है प्रेसिडेंट का कह सकते हैं सर्व कर सकता है। दैट इज तीसरी बार वो सर्व ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप एक बार बन चुके हैं, एक बार और बनने की संभावना है, उसके बाद वो पूरे जीवन में कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 57 कहता है कि भाई इस तरह की कोई लिमिटेशन हम नहीं लगाते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पर क्या है, इस प्रश्न को ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ रखा है, ये सवाल ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब कई बार आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ले जा सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, भाई किस माध्यम से या क्या प्रिंसिपल है इलेक्शन का। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है जो इलेक्शन का जो इनका प्रिंसिपल है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये पद्धति है ठीक है इलेक्शन की। अब यहां पर वोटिंग कैसे होती है, तो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू, ईवीएम मशीन के थ्रू नहीं होती है। यहां पर अभी भी जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल है। दैट मींस वट एवर द फाइंडिंग्स विल बी कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी फाइनल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्या है। दैट मींस व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच हैव बीन अटैच्ड विद द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एज यूजुअल ये प्रोविजन कहां पर है, दैट इज आर्टिकल जो है 59 जो है बात करता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो यहां पर कंडीशन क्या दे रखी गई है, पहली कंडीशन दे रखी गई कि भाई अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो यू विल नॉट बी हैविंग अ मेंबरशिप, यू कैन नॉट हैव अ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट बनने से पहले आपको इन दोनों ही सदनों की जो सदस्यता है उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें और मैं कंडीशन इसमें अटैच कर देता हूं कि इट्स नॉट लाइक कि आपके पास क्या है लोकसभा और राज्यसभा की ही सदस्यता ना हो। यहां पर ऐड कर रहा हूं कि भाई आपके पास अगर इफ सपोज दैट इफ यू आर एन एमएलए, और सपोज दैट अगर आपके पास किसी राज्य की एमएलसी का पद है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, गिव अवे करना, उसको वेकेट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ जो है कंडीशंस है, शर्तें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। और पार्लियामेंट जो है उसके पास अधिकार है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसकी सैलरी वैलरी क्या होगी, दैट इज पार्लियामेंट से डिसाइड होता है कि उसके पावर प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, और जब एक बार आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तब आपकी जो ड्यूरिंग ऑफिस है, जब तक आपका कार्यकाल रहेगा उस कार्यकाल में आपके जो इमोल्यूमेंट्स हैं और जो अलाउंसेस हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है। व्हेन यू आर सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट उस समय आपके पास बहुत सारी इम्यूनिटीज होती हैं जिसको हमने आर्टिकल 14 को पढ़ते समय आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है या आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के माध्यम से कि क्या एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए तो उसी पद पर हमेशा बने रहेंगे? नो, आपको क्या किया जा सकता है, आपके पद से हटाया जा सकता है। दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट का जो पद है इट्स नॉट लाइक कि दैट इज फाइनल। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो जो प्रेसिडेंट बनता है भारत का उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, वॉलंटरी। वॉलंटरी मींस आप अपनी इच्छा से
आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा से इस ऑफिस को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस पद को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं तो आपको मतलब उस कार्यकाल को कंप्लीट करना मैंडेटरी, नो। दूसरा क्या है कि आपका जो है इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी तो इच्छा है कि आप इस पद पर बने रहें, लेकिन क्या किया जा सकता है, जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, आपको जो है आपके पद से रिमूव किया जाता है, आपका रिमूवल होगा। दैट मीन्स आप तो चाहते हैं कि आप इस पद पर बने रहें, लेकिन आपको क्या किया जाएगा, इस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि भाई आपने संविधान का उल्लंघन किया हो, दैट इज ऑन द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आपके पद से हटाया जाएगा। अब ये वॉयलेशन क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात समझिएगा सभी एस्पिरेंट्स, कि जो ये किस प्रेसिडेंट के किस एक्ट को आप कहोगे कि ये जो है संविधान का वॉयलेशन है, तो इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में केवल और केवल एक ही बात की गई है कि भाई जब आप इस संविधान का उल्लंघन करेंगे, बस इसी आधार पर क्या होगा, आपका इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, इम्पीचमेंट क्या है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा आपको आपके पद से हटाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को जो है बताता है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, दिस इंटायर प्रोसीजर, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 61, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई एक तो वॉलंटरी, वॉलंटरी कहने का मतलब है कि भाई ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या कैसे जो है आप इस पद को छोड़ सकते हो, इस तरह से ऐसे समझिए। तो प्रेसिडेंट का जो कह सकते हैं पद है, उसका कह सकते हैं उसमें वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होगी। तो उसमें क्या है कि जब अपना कार्यकाल आप पूरा कर लीजिए, बट नेचुरल है कि मान लीजिए आपका 5 साल का जो कार्यकाल है वो आपने पूरा कर दिया, तो द मोमेंट यू कंप्लीट योर टेन्योर, तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहां पर कि अगर मान लीजिए आपका काम करने का मन नहीं है, जो प्रेसिडेंट है उनको लगता है कि अब मैं इस पद पर नहीं बनने रहना चाहता हूं, तो उनके पास क्या है, रिजाइन करने का ऑप्शन है। और रिजाइन किसको करते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट जो रिजाइन करेगा वो किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को वो रिजाइन करता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो रेजिग्नेशन वाला जो ये प्रोविजन है, ये कहां पर अगर आपको मिलेगा, आर्टिकल 56 को जब आप पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 56 में यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेसिडेंट कैन स्टेप डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय साइनिंग अ रेजिग्नेशन, एंड दिस रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 61 में हमने इंपीचमेंट प्रोसेस की बात कर ली है। ठीक है, दूसरा है आपका, वही हमने बात की कि भाई जब आपका इंपीचमेंट की प्रक्रिया से आपको हटाया जाएगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है क्या कि जब आपकी डेथ हो जाए, अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जाएगा, जो यूं एकदम स्वाभाविक सी बात है, तो यहां पर भी क्या है, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में भी क्या है, आपका जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इससे पहले कि मैं प्रेसिडेंट के कह सकते हैं पावर्स के बारे में बात करूं, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं कि वंस यू आर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, जैसे ही आप प्रेसिडेंट के पद पर आपका चुनाव हो जाता है, आप इलेक्ट होते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती, शपथ लेनी पड़ती है। और ये शपथ का जो प्रोविजन है वो कहां पर दे रखा गया है, आर्टिकल 60 में ओथ की बात की गई है कि हुसोएवर विल बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट बिफोर ही फंक्शंस, जब तक वो अपने ऑफिस में जाएगा, उसको ऑफिस में आने से पहले क्या करना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी। और ये शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सुप्रीम जज, सीनियर मोस्ट जज होता है, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट को जो है ओथ दिलवाई जाती है। सपोज दैट कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई वंस यू आर, आपने ओथ ले ली, अब आप काम क्या करोगे। तो यहां पर जो फंक्शंस की बात करें, उनके पावर्स की बात करें, तो इनको हमने कई वर्टिकल्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो कई वर्टिकल्स में इसलिए डिवाइड कर रखा है कि
कई बार यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर का कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई देश के लिए या भारत सरकार बहुत सारे डिसीजंस लेती है। दैट मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट है वो देश को चलाने के लिए बहुत सारे निर्णय लेती है। अब ये जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंडर में आएगा। ठीक इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव फंक्शन के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है उनके द्वारा की जाती है। ठीक इसी प्रकार से भारत का जो सीएजी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन और उसके जो मेंबर्स हैं, इनका जो चयन है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और ये सब कुछ जो है एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कह सकते हैं ही अपॉइंट्स द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी का जो है जो इसके जो चेयरमैन हैं। तो इन सब की जो अपॉइंटमेंट हो रही है, ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की किस शक्ति का इंडिकेटर है? तो ये सब के सब जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स का, अभी हमने बात की थी आपसे कि एग्जीक्यूटिव पावर का जो है कह सकते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से इंटर स्टेट काउंसिल की अपॉइंटमेंट करते हैं। जो हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज है वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। भारत के किसी एरिया को जो है शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है, उसका कैसे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सारी की सारी शक्तियां जो है एग्जीक्यूटिव पावर का जो है एग्जाम्पल है। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर का। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको कानून बनाने की शक्ति दी जाए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो है एग्जीक्यूटिव पावर की, जब हम बात करते हैं तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट, ठीक है। तो समन करना दैट मीन्स मान लीजिए इस समय जैसे आपका जो है बजट सेशन चलेगा, है ना? तो बजट सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो इसका आह्वान जो है समन कैसे किया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। ठीक इसी प्रकार 2024 में इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा, 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा, तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये जो है डिक्लेरेशन जो होगी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। तो जब इस तरह का जो कह सकते हैं डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट की जो है लेजिस्लेटिव पावर का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक इसी क्रम में कई बार जो है लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाती है, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही केवल जो है ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या है ज्वाइंट सिटिंग का, कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रावधान है। यहाँ पर 108 आर्टिकल जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक इसी क्रम में जब जब कभी भी पहली बार जो है लोकसभा इलेक्ट होके आती है, दैट मीन्स जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा और जो पहला सेशन होगा, वो पहला सेशन कौन उसको एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और हर वर्ष का जो है पहला लोकसभा का जो एड्रेस होगा या कह सकते हैं उसकी मीटिंग होगी, उसको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ओपन किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक इसी क्रम में जो है लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, चेयरमैन है एंड डेप्यूटी चेयरमैन है। ये सब कहाँ की जाती है? अगर ये दोनों सीटें खाली होती हैं तो इस क्रम में जो है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो ये जो है लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हमने लेजिस्लेचर में रखा है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, ठीक है। तो यहां पर यह भी हमें ध्यान में रखना है कि 5 सदस्यों को जो है कौन नॉमिनेट करता है राज्यसभा में? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ही इज गोइंग टू नॉमिनेट 12 पीपल टू द राज्यसभा, ठीक है। तो इनको नॉमिनेट करने की शक्ति है। तो ये क्या हो गए? नॉमिनेटेड सदस्य हो गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कहां पे होंगे? अब राज्यसभा में होंगे। अब यहां पर ये किस एरिया से आएंगे, कहां से इनको हम लेकर आएंगे,
क्यों लेकर आएंगे? तो दैट मीन्स यहाँ पर जब संविधान को आप पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में, जब हम पार्लियामेंट के ऊपर बात करेंगे, वहां पर भी इसको रिपीटिशन होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो। अगर आपके पास क्या है, स्पेशल नॉलेज है, या आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र का, अपने फील्ड का। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पर किन एरिया की बात की जाती है? तो यहाँ पर बात की जाती है आर्ट की। अगर आप आर्ट के कह सकते हैं एरिया से हैं, अगर आप लिटरेचर के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप साइंस के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या आप सोशल सर्विसेज के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसी सूरत में अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो इन एरिया से 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट करके जो है राज्यसभा भेज सकते हैं। तो नॉमिनेट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार से दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा भेजने की शक्ति कौन रखते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है लेजिस्लेटिव पावर हो गई। ठीक है, ठीक इसी तरह जो है ही कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न आएगा, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन से मशवरे लेते हैं और उसके बाद उस प्रश्न के ऊपर जो है अपना फाइनल ओपिनियन देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल पार्लियामेंट में आया है, वेदर दैट इज अ मनी बिल और वेदर इट इज ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल के लिए भी उनके पास परमिशन है, दैट मींस ही इज ओनली गोइंग टू डिक्लेयर दैट एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर जो है, जिसको हम सेपरेटली अभी पढ़ेंगे, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कहां पर है? आर्टिकल 123 के पास है। ठीक इसी प्रकार से प्रेसिडेंट, यहां पर ही क्या है, ये पार्लियामेंट में जो है रिपोर्ट्स को टेबल करते हैं। पार्लियामेंट में किनकी रिपोर्ट? सीएजी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको टेबल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी की जो रिपोर्ट होती है उसको टेबल करते हैं, और जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसको भी ये काम करते हैं, पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, सो दैट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट करें और देश के सामने जो है कह सकते हैं सारी डिटेल्स आ जाए। ठीक इसी प्रकार से हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे। तो मनी बिल का इंट्रोडक्शन कौन कर सकता है? मनी बिल का इंट्रोडक्शन जब तक कि प्रायर रिकमेंडेशन ना मिले किसकी? प्रेसिडेंट की, तब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, ही कॉजेज द यूनियन बजट टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कंटिजेंसी फंड जो है भारत में, वो किसके कंट्रोल में है? वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। और ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन आफ्टर आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद जो है फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो है उसका गठन किया जाता है। ध्यान में रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम जुडिशियल पावर की बात कर रहे हैं, तो जुडिशियल पावर में सीधा जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो किनके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए ये जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी मामले पर जो है जुडिशियल एडवाइस चाहिए, तो ही कैन ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसी मामले पर मान लीजिए कोई बिल है, किसी ऐसा कहीं ऐसी जगह जहां पर उनको जो है ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इज फ्री टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो भी एडवाइस दी जाएगी वो क्या होगी? एडवाइजरी नेचर की होगी, दैट इज इट इज नॉट गोइंग टू बी बाइंडिंग अपॉन हिम। ठीक है, ठीक इसी क्रम में जो है प्रेसिडेंट को जो है पार्डनिंग, क्षमा याचना की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72 के तहत जो है पार्डनिंग पावर दी गई है कि जहां पर व्यक्ति को सजा दी गई है उसको उससे क्षमा दान उसको दिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो है आर्टिकल 72 में इसका जो है प्रोविजन है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह डिप्लोमेटिक पावर की हम बात करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर की जब हम बात करते हैं तो देश में बहुत कई बार आप देखेंगे भारत जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज का पार्ट एंड पार्सल होता है। तो बहुत सारे हम अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज में जो है हम साइन करते हैं। तो ये साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर हम साइन करते हैं, तो ये साइन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है। और इन सब एग्रीमेंट्स और इन ट्रीटीज को हम कब लागू करेंगे? जब तक कि इनको हम पार्लियामेंट के द्वारा पास न करा लें। ठीक है, तब तक ये हम पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, और जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम सभी लोग। ओके,
इसके बाद हम मिलिट्री पावर की बात करेंगे कि जहां पर हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो मिलिट्री पावर कहने का मतलब क्या है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तो इन शक्तियों के कारण हम जो है या इन शक्तियों को हम उनकी मिलिट्री पावर्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इमरजेंसी पावर है, देश में आपातकाल की अगर घोषणा करनी है तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तीन तरह के आपातकाल हैं, एक है नेशनल इमरजेंसी दैट इज डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 352, उसी की तहत प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में मेंशन है इसके बारे में। और तीसरी जो इमरजेंसी है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हम कहते हैं आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उपबंध है, प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है आर्टिकल 356 में है, और नेशनल इमरजेंसी के ऊपर जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 352, ठीक है। इसको डिटेल में आगे वाली क्लासेस में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम प्रेसिडेंट की शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहां पर इसका वर्णन है? आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। यहाँ पर जो है मान लीजिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर के द्वारा जो है नियम कानून बनाने चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए संसद सत्र में नहीं है और भारत को कोई नियम कानून चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को इंपावर किया है कि भाई वो क्या कर सकता है, ही विल हैव द पावर टू मेक लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति किसको दी गई है? यहाँ पर यूनियन चैप्टर में हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यही शक्ति दी गई है। और अगले पार्ट 6 में हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 213 में यही शक्ति किसको दी गई है? राज्यों के स्तर पर गवर्नर्स को भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ क्या है, उसका जो मैक्सिमम लाइफ कितना है, तो 6 महीने और 6 वीक जो है ये इसकी अधिकतम जो है लाइफ होती है किसी भी अध्यादेश की। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी विद्यार्थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वीटो पावर की। वीटो पावर जो है अपने आप में बड़ा यूनिक पावर है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं। देखिए, पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है नियम कानून बनाना, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, टू मेक rules and regulations, to make laws। नियम कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट के द्वारा है, केंद्र के स्तर पर की हम बात कर रहे हैं। अब ये नियम कानून कैसे बनते हैं? दैट इज सरकार जो है बिल लेकर आती है, बिल को क्या करती है? पार्लियामेंट में पेश करती है। पार्लियामेंट से कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इन बिल को क्या करना है? लोकसभा और राज्यसभा से पास होना है और फाइनली प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना मोहर देते हैं, एसेंट देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो ये बिल अब क्या हो जाता है? लॉ में कन्वर्ट हो, कानून बन जाता है। ये सिंपल सा जो है प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास कई सारी जो है हम कह सकते हैं अ, शक्तियां हैं। शक्तियां कहने का मतलब क्या है कि वो चाहे तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होकर आया, ठीक है, तो वो उसको अपना हस्ताक्षर दे सकते हैं, अपनी एसेंट दे सकते हैं, और जैसे ही वो एसेंट देंगे तो कानून बन जाएगा। कई बार वो अपनी एसेंट को रोक भी सकते हैं, दैट मीन्स ही विल विथहोल्ड हिज एसेंट, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ठीक है। कई बार वो क्या कर सकते हैं? बिल को वापस रिटर्न कर सकते हैं, यहां से वापस रिटर्न किया जा सकता है। बिल को हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया कि भाई इसमें हमारे हिसाब से ये जो है प्रॉब्लम है और इसको जो है आप क्या करिए? दुरुस्त करिए। तो ये सारी शक्तियां जो हैं किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास हैं। अब यहां पर जब बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आता है और ना वो हाँ कहते हैं वो ना ना कहते हैं, दैट मीन्स नाइदर ही एक्सेप्ट नाइदर ही रिजेक्ट्स, तो इसी को कहा जाता है वीटो पावर का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वीटो पावर का इस्तेमाल करना, ठीक है। और इसका जो उपबंध है इसके बारे में कोई डायरेक्ट तो आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। हाँ, आर्टिकल 111 में 111 में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया। दैट मीन्स वीटो पावर इज गाइडेड अंडर आर्टिकल
111। सो इस प्रकार से हमने आज जो है प्रेज़िडेंट से रिलेटेड अपने सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। होपफुली ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। आने वाले क्लासेस में हम जो है उपराष्ट्रपति के ऊपर बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।